पाकिस्तान में इस वक्त सियासी चैलेंज के साथ साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो माशी कारकर्दगी का है और हुकूमत माशी इस्तेकाम के लिए एक मरतबा फिर IMF का रुख कर रही है। लेकिन इस मरतबा सिर्फ IMF प्रोग्राम से ही मईशत बहाल नहीं होगी, बल्कि रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। टैक्स इस्लाहात करनी है, एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात करनी है और दीगर शोबों में इस्लाहात की ज़रूरत है। इस हवाले से हुकूमत इस वक्त कितना संजीदा है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से और बेहतर अंदाज में की जा सकती है, हम इन मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए आज हमें ज्वाइन करेंगे प्रोफेसर अदनान कादर साहब, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं FCDO के और पिछले गुज़िश्ता कुछ दिनों से वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जहां पे उनकी मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब से। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की है। क्या चैलेंजेस हैं और उन्होंने क्या इनपुट दिया है इस हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अदनान कादर, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया शिजात साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। वेलकम टू पाकिस्तान एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन द शो। आपकी अहम मुलाकातें हुई, आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। क्या देख रहे हैं इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को, क्या चैलेंजेस हैं और आपका इनपुट क्या रहा है इन सब में? बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर लंबे तारीखी तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बेपनाह पोटेंशियल है, बेपनाह इम्कान है, और अगर तेज़ रफ्तारी से तरक्की करते रहे तो अगले 27 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है, 5 गुना बढ़ सकती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान की इकोनॉमी को जिस रफ्तार से तरक्की करनी चाहिए इसे नहीं कर पाई। जिसे हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं बूम एंड बस्ट साइकिल के हर चंद साल के बाद आपको दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इकोनॉमी में कुछ बुनियादी इस्लाह की ज़रूरत है। दो बुनियादी नुक्ते हैं। एक तो ये कि क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सों से वसूली का निज़ाम, उसमें बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो टैक्स टू GDP रेशो जिसे हम कहते हैं, टोटल कौमी आमदनी का कितना फ़ीसद आप टैक्सों की शक्ल में जमा करते हैं, वो 10% है, जो कि बहुत कम है। और इस सिर्फ उसका मसला ये नहीं है कि वो उसकी सतह कम है, उसका मसला ये भी है कि जिस तरीके से इकट्ठा किया जाता है वो भी इकोनॉमी में बिगाड़ लेके आता है। 2/3 उसका जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स से आता है जी, और इनडायरेक्ट टैक्स आप यूँ समझ लें जिसे हम रिग्रेसिव कहते हैं, जो गैर तरक्की पसंद कह लें, एक अमीर और गरीब पे बराबर टैक्स बोझ पड़ जाता है। उसका मैं आपको एक वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान में जो बॉटम 10% है, जो गरीब तरीन 10% लोग हैं, वो अपनी आमदन का ज़्यादा बड़ा हिस्सा टैक्स पे देते हैं अगर उनका मुकाबला आप कर रहे हैं 10% अमीर तरीन लोगों से, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में क्योंकि वो ज़्यादातर टैक्स हमारा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स जिससे आप ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स के निज़ाम को प्रोग्रेसिव बनाते हैं वो बहुत कम है। इसी तरह तीसरा बड़ा मसला उसमें ये है कि जो हमारा टैक्स का पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम है वो पैदावारी जो हमारे शोबे हैं, प्रोडक्टिव जो हमारे वो हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता। मिसाल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल दोनों इकोनॉमी का 12% हिस्सा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स की जो उनकी शरह है वो 35% है, यानी अपने हिस्से से 3 गुना ज़्यादा गैर मुतनासिब तरीके से ज़्यादा वो अपना टैक्स कैसा देते हैं। रिटेल भी 12% है, कौमी आमदनी का 12% हिस्सा है, लेकिन उसका टैक्स की में जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% है। तो बुनियादी मसला ये है कि आधी इकोनॉमी टैक्स नहीं देती, और उसमें आप रिटेल कह लें, रिटेल होलसेल सेक्टर कह लें, उसमें आप कह लें जो रियल एस्टेट सेक्टर कह लें, एग्रीकल्चर सेक्टर कह लें, जिसकी वजह से जो देते हैं टैक्स उन पे टैक्स का बोझ बढ़ जाता है। तो जब आप ज़्यादा टैक्स नहीं हासिल कर पाएंगे तो आपको बार बार जो है ना किसी न किसी मसले का आप तालीम, सेहत, सफाई, उन तमाम चीज़ों पे नहीं खर्च कर पाएंगे। तो पाकिस्तान में जो ह्यूमन कैपिटल कह लें, जो इंसानी तरक्की पे कह लें, उस पर बहुत कम खर्च किया जाता है। और 40% हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो स्टंटिंग, सीवियर स्टंटिंग यानी नशोनुमा का किल्लत का शिकार हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह अगर आप पैदावारी शोबे को देखें, आप इंडस्ट्री को देखें, तो उसमें इन्हीं कह लें कि बिगाड़ की वजह से ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो उन सेक्टर्स में हो रही है, उन शोबों में हो रही है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, जो बरामदात नहीं करते, जो जॉब्स क्रिएट नहीं करते, जहाँ से रोज़गार फराहम नहीं होता। कुछ मिसालें आपको मैंने दी। सेविंग की जो हमारी सेविंग्स है जो वो 4% है, जो इन्वेस्टमेंट की सतह है वो तकरीबन 10% है। आप उसका मुकाबला कर रहे हैं
इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों से मुकाबला करें, तकरीबन 1/6 जो छठा हिस्सा है उसका। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक्सपोर्ट्स की बात करें, मुल्क वो तरक्की करते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो पूरी दुनिया जो पाकिस्तान का एक चैलेंज रहा है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं है हमारे पास। तो एक्सपोर्ट 10% पे फंसी हुई हैं। जो आप 7 वाले मुल्कों से मुकाबला करें तो वो दुगना ही है, वियतनाम से मुकाबला करें तो उनके 10 गुना ज़्यादा है। और अब तो बांग्लादेश की सिर्फ टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बढ़ गई है। तो जब ये आपने अहम मुलाकातें की हैं, आपको, क्योंकि जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इन चैलेंजेस का हमें पता नहीं है। वी नो कि ये चैलेंजेस हैं, वी नो हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस्लाहात करनी है, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं एक विल नहीं नज़र आती है, कैपेसिटी नहीं नज़र आती ये करने की। लेकिन अब जो ये आपने इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की, आपको लग रहा है वो विल है और वो डायरेक्शन है जिस पे पाकिस्तान जो है, अगर वो चले अगले कुछ सालों के लिए, तो हम इन इस्लाहात को कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। हाँ, मुझे बिल्कुल लगा कि ना सिर्फ इन मसाइल का इदराक है, जैसे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को मालूम है कि मसले काफ़ी देर से चल रहे हैं, लेकिन इस बात का भी इदराक है कि इनका बुनियादी जो सतह जो इस्लाहात हैं किए बगैर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए बगैर सिर्फ सतही रिफॉर्म लेने से काम नहीं चलेगा। बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी ये कह रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना साहब भी ये कह रहे हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर से मिला और लोगों से मिला, उनको बहुत सारी तवक्कुआत हैं हुकूमत पे, वो समझते हैं कि हुकूमत जो है ये। और एक चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क देखा मैंने, वो फ़र्क ये देखा कि तकरीबन हर शख्स से जिससे मैं मिला, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो या किसी और सेक्टर से हो, सिर्फ हुकूमत में नहीं, हुकूमत से बाहर भी, उन सबको इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल का हल ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी मैक्रो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लें, हम सिर्फ IMF के प्रोग्राम से निकल जाएं। लेकिन अगर आपने लंबी मुद्दत के लिए अगर आपने तरक्की करनी है और आपने उस लेवल पे पहुंचना है जहां किस ज़माने में पाकिस्तान होता था, जहां हमसाया ममालिक और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उस लेवल पे हैं, तो उसके लिए बुनियादी इस्लाहात लाने की ज़रूरत होगी। और वो बुनियादी इस्लाहात शॉर्ट टर्म में कलील मुद्दत असर में शायद वो पेनफुल होंगी और शायद वो तकलीफदें होंगी, लेकिन ये कि उनका जो सबरात होंगे वो। आई थिंक जो लोग हैं वो ये सुनते आए हैं कि जब भी हम IMF प्रोग्राम में जा रहे होते हैं तो पता है कि कुछ प्री कंडीशंस होंगी, कुछ पोस्ट IMF प्रोग्राम कंडीशंस होंगी, और वो आवाम पे बड़ा उसके एक असरात होते हैं। जो भी हुकूमत जाती है IMF पे कहती है आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं ये इस दफ़ा ऐसा हो। लेकिन पाकिस्तान के लिए रियल एग्जाम्पल क्या है? कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको फॉलो करके हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर हम इस ट्रैक पे चलें तो शायद हम बेहतरी ला सकते हैं? क्योंकि आई थिंक जो इंडिया का मॉडल है वो बड़ा डिफरेंट है। वहाँ FDI बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास नहीं है, शायद इतनी FDI हम ला भी ना सकें जिसकी वजह से हम रिजर्व्स वहाँ तक पहुँचाएं। तो किस मॉडल को फॉलो करना चाहिए पाकिस्तान को टू गेट आउट ऑफ दिस IMF थिंग और अपने पैरों पर खड़े हों? जो अच्छी बात है ये कि बहुत सारे मुल्क जो कि बुरी हालत में थे उन्होंने टर्न अराउंड किया, उन्होंने इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेके जाए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1990-1991 में जी बहरान आया, क्राइसिस आया, उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला था, वो अपनी गोल्ड रिजर्व्स बेचने पे मजबूर हो गए थे, वो अपनी दरामदात को नहीं फंड नहीं कर सकते थे। उन्होंने उस बहरान को रिफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल किया। इसी तरह और बहुत से मुल्कों में, बांग्लादेश में अराउंड दैट टाइम आल्सो बांग्लादेश ने अपनी बरामदात बढ़ाई, बांग्लादेश ने बुनियादी इस्लाहात लेके आए। मलेशिया, आप वियतनाम, ये सारे मुल्क, इवन कोरिया पाकिस्तान से एक ज़माने में बहुत पीछे था।